हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर हम लोग बहुत बेसिक सी बात करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के केस में नहीं है। हाँ, नो डाउट मैंने थोड़ा सा डिटेल में आपको बताने की कोशिश की हुई है, बट इतना भी डिटेल आपके लिए नहीं ज़रूरी है, बट हाँ थोड़ा मोड़ा तो जानना ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शंस के स्ट्रक्चर के बारे में जानना, वो बहुत ही सबसे अहम बात है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो आपके सामने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो खुला हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी प्रीवियस वाले में हम लोगों ने प्लांट के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल्स के बारे में। तो एनिमल्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो एनिमल में आपको दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझना पड़ेगा, मेल के भी और फीमेल के भी। अब इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या ध्यान में रखना है कि स्पर्म कहाँ बन रहा है और स्पर्म यूरेथ्रा के थ्रू कैसे बाहर आ रहा है। जैसे स्पर्म मान लो यहाँ बन रहा है तो स्पर्म यहाँ से जो है किस तरीके से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आएगा। ये पाथवे बहुत दफ़े एग्ज़ाम में पूछा जाता है और हर तरीके के क्लास में, बड़ी क्लासेस में, छोटी भी क्लासेस में पूछा जाता है, 10th में भी पूछा जाता है, 11th-12th में भी पूछा जाता है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। साथ में इसमें जितने भी स्ट्रक्चर हैं उनके क्या फंक्शन हैं वो भी। तो मैंने यहाँ पे सभी के फंक्शंस को अलग से मेंशन भी किया हुआ है, तो आप इस चार्ट को देख लीजिएगा। बाकी मैं समझाऊँगा, मैं तो हूँ ही। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं थोड़ा सा इसको डिटेल में। तो देखिए, जो यहाँ पे आपको एक लोकेशन दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है और ये टेस्टिस जो होता है वो एक स्क्रोटम में होता है। किस में होता है? स्क्रोटम, जिसको आप एक पाउच या थैली बोल सकते हो। और ये स्क्रोटम हमारे एब्डोमेन मतलब हमारे बॉडी से थोड़ा बाहर की तरफ होता है। क्यों? क्योंकि स्क्रोटम जो होता है उसका टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री कम होता है, जिससे कि टेस्टिस को बॉडी से 2 डिग्री कम टेम्परेचर मिलता है। और कम टेम्परेचर जो है वो हमारे स्पर्म के लिए अच्छा होता है, जिससे हमारे स्पर्म जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। ठीक है, तो स्क्रोटम होता है, जो पाउच होता है उसे हम स्क्रोटम कहते हैं। और स्क्रोटम के अंदर ही हमारा टेस्टिस होता है। और टेस्टिस के अंदर जब आप सेक्शन काटोगे टेस्टिस का, जब आप टेस्टिस के अंदर देखोगे तो क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सेमिनिफेरस टिब्यूल कहते हैं। तो स्क्रोटम बाहर, उसके अंदर टेस्टिस और टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल। सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाद यहाँ पे एक एरिया दिखाई देता है जो पूरी तरह से कवर करता है हमारे टेस्टिस को, उसको एपिडिडाइमिस कहते हैं। स्पर्म को कलेक्ट करने का काम एपिडिडाइमिस का होता है। और जो नली हमारे टेस्टिस से जुड़ती है ग्लैंड तक, वो नली होती है वैस डिफरेंस। इसी से स्पर्म यूरेथ्रा के लिए पहली बार मूव आउट करेगा। तो वैस डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि जब हमें अगर वैस डिफरेंस को हम कट कर देते हैं तो स्पर्म आगे ट्रैवल नहीं कर पाएगा। इसीलिए ड्यूरिंग वैसेक्टोमी या फिर नसबंदी के टाइम पे हम इसी नली को काट देते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे वैस डिफरेंस है। वैस डिफरेंस के बाद आप आगे जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको सेमिनल वेसिकल देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल जो होता है उसका फंक्शन यहाँ पे मेंशन है, सिक्रीट फ्रक्टोज एंड मोस्ट ऑफ द सेमिनल फ्लूइड। देखिए, अभी तक जो यहाँ से जा रहा था वो स्पर्म था, लेकिन जब ये यहाँ पे ग्लैंड के पास पहुँचा हमारा स्पर्म तो अब ये बन जाएगा सीमेन। क्या बनेगा? सीमेन। क्योंकि यहाँ पे ये ग्लैंड इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड करेंगी। जैसे अभी तक जब स्पर्म आया तब तक उसका न्यूट्रिशन दे रही थी सर्टोली सेल्स, और लेकिन जैसे ही ये आपके स्पर्म जो है सेमिनल वेसिकल के पास पहुंचा, इसका न्यूट्रिशन स्पर्म का ख़त्म हो रहा था। तो इसको न्यूट्रिशन देने का काम अब कौन करेगा? सेमिनल वेसिकल करेगा, साथ में इसकी फ्लूइडिटी को भी मेंटेन करेगा। उसके बाद यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट होती है। देखिए, ये तो रास्ता इधर है, सेमिनल वेसिकल अपनी चीज़ों को ऐड कर दिया, यहाँ से स्पर्म आ ही रहा है। अब ये स्पर्म पहुंच गया एक कॉमन रास्ते में जहाँ से आपका यूरिन भी जाता है और स्पर्म भी जाता है। लेकिन इसी रास्ते में एक ग्लैंड और मिली होती है जिसका नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको हम लोग काउपर ग्लैंड भी कहते हैं, ये कुछ केमिकल रिलीज करती है जो हमारे स्पर्म को लुब्रिकेट करती है, चिपचिपा बनाती है, फिसलनदार बनाती है, स्लीपरी बनाती है। क्या बनाती है? स्लीपरी बनाती है। और इसके पहले जो हमारी जो स्पर्म या सीमेन है वो प्रोस्टेट
ग्लैंड के पास से होकर निकलती है। और प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो हमारे स्पर्म में कुछ ऐसे मटेरियल ऐड करता है, कुछ ऐसे एल्कलाइन केमिकल ऐड करता है जिससे जब हमारा स्पर्म वेजाइना में जाए तो वो डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक है, उसके पीएच वैल्यू को वो मेंटेन कर सके। तो प्रोस्टेट ग्लैंड, इजैकुलेटरी प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। मैं कंप्लीट बता रहा हूँ। सेमिनल वेसिकल फ्रक्टोज देता है और फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड चिपचिपा बनाता है, लसलसा बनाता है, जिससे स्पर्म अच्छी तरह से यूरेथ्रा में तेजी से बाहर निकल सके। और प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो एल्कलाइन पीएच बैलेंस हो सके वेजाइना के अंदर, उसके लिए केमिकल्स ऐड करता है प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर आपकी स्पर्म यहाँ से होती हुई यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाती है, ठीक है। बाकी इनके स्ट्रक्चर्स को आप देख लीजिएगा। हमारे इस रीजन को, जो गोल रीजन आगे की तरफ होता है, इसी को हम लोग ग्लांस कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस कहते हैं। और इनको ढकने के लिए जो स्किन होती है उसको फोर स्किन कहते हैं। और यहाँ यूरेथ्रल ओपनिंग से हमारे स्पर्म इजैकुलेट होते हैं। बात समझ में आया? तो इसको आप इसी तरह से याद रखिएगा, स्ट्रक्चर को जरूर याद रख लीजिएगा। ABCD करके डायग्राम पूछ सकता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ जाइए। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये आपके वेजाइना होती है, जो कॉपुलेशंस के लिए या सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्पर्म सबसे पहले यहीं से इन्वेजिनेट करते हैं, एंटर करते हैं। और स्पर्म का रास्ता होता है फैलोपियन ट्यूब। क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब। आपका अगर स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में आ गया है और ओवम भी फैलोपियन ट्यूब में आ गई है तो फर्टिलाइजेशन यहीं पे होता है। जबकि ये एरिया यूट्रस होता है। इस एरिया में बच्चा जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो जो बेबी का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है? यूट्रस में होता है। कहाँ होता है? यूट्रस में होता है। ओवम कहाँ बनती है? ओवरी में। स्पर्म कहाँ बनता है? टेस्टिस में। ये कभी नहीं आप भूलेंगे, ठीक है। और बाकी ये एंडोमेट्रियम वॉल होती है, यहाँ पे किनारे की तरफ, यूट्रस में किनारे की तरफ ध्यान में रखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पे अब हम लोग आगे चलते हैं। फैलोपियन ट्यूब वगैरह हो गया है। अब हम लोग आ जाते हैं अलग अलग फंक्शंस के बारे में। टेस्टिस आपको पता है क्या काम करता है? एपिडिडाइमिस बता दिया। स्पर्म मैचुरेशन, स्टोरेज का काम करता है। फिर उसको बाहर भेजने का काम सबसे पहले वैज डिफरेंसेस करती है, तो इसके बारे में आपको बता दिया है। ओवरीज जो होती है वो प्रोड्यूस करती है हार्मोन्स। याद रखिएगा, जब ओवम का डेवलपमेंट होता है तो दो हार्मोन्स बहुत ज़रूरी होते हैं, एस्ट्रोजन, और जब ओवम बन जाता है तो कौन सा हार्मोन ज़्यादा हो जाता है? प्रोजेस्टेरॉन। तो ये हार्मोन्स के नाम आपको याद रखने हैं। फैलोपियन ट्यूब जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ये ओवरी और यूट्रस के बीच की जगह होती है, ठीक है। फिम्बरी, फिम्बरी जो होती है एग को कैरी करती है। क्या करती है? एग को कैरी करती है फॉलोइंग, जब ओव्यूलेशन हो जाता है। यूट्रस जो होता है वो हमारे पी शेप का होता है, याद रखिएगा, जिसको हम लोग वॉम्ब भी बोलते हैं, ठीक है। और ये डेवलप करती हैं ड्यूरिंग मैस्चुरेशन, मैस्चुरेशन साइकिल के टाइम पे ये डेवलप करती हैं ताकि बच्चे को सही तरीके से यूट्रस प्रोवाइड करा सके। सर्विक्स वो रीज़न होता है जो डिलीवरी के टाइम पे बहुत काम में आता है। सबसे ज़्यादा सेपरेट वेजाइना फ्रॉम यूट्रस ये वेजाइना होती, बीच में रीजन जो होता है इसी को हम लोग सर्वाइकल कैनाल या सर्विक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? सर्विक्स कहते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे बच्चे को यूट्रस के अंदर थामे रहना सर्विक्स का ही काम होता है। और यही जब बच्चा डिलीवरी के टाइम पे ये डायलेट हो जाती, फैल जाती है और बच्चा बाहर आ जाता है, ठीक। वेजाइना आप जानते ही हैं, इसी को हम लोग बर्थ कैनाल के नाम से जानते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ दैट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि स्पर्म जो है वो कैसे ट्रैवल करता है। तो ये मैंने माइंड मैप में ये चीज़ें भी डाली हुई हैं कि हर स्टेप को याद रखना है। सबसे पहले आपका स्पर्म कहाँ बनता है? टेस्टिस में, टेस्टिस के सेमिनिफेरस टिब्यूल में, टेस्टिस के सेमिनिफेरस टिब्यूल में बनता है। और स्पर्म के बनने को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस होने के बाद टेस्टिस में ही एक जगह होती है रीड टेस्टिस, फिर वैस इफ्रेंस, फिर एपिडिडाइमिस, फिर वैस डिफरेंस में जाती, वैस डिफरेंसेस के बाद सेमिनल वेसिकल में जाती जहाँ फ्रक्टोज ऐड होता है। फिर उसके बाद बहुत सारे और भी केमिकल ऐड होते हैं, जैसे कि पीएच वैल्यू को मेंटेन करने वाले जो प्रोस्टेट ग्लैंड में ऐड होते हैं। फिर काउपल ग्लैंड जिसे हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। फिर स्पर्म यूरेथ्रा में, और फिर वो इजैकुलेट हो जाता है। तो इस तरीके से जो स्पर्म है वो बाहर आ जाता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन, जब कॉपुलेशन या सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा होता है। उसी समय अगर मैं बात करता हूँ फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन ओवरी से ओवम आता है, फॉलिकल सेल का डेवलपमेंट होता है, ओव्यूलेशन होता है, फिम्बरी उसे रिसीव करती है, फैलोपियन ट्यूब में आती है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद यूट्रस में चली जाती है। अगर मान लीजिए ओवरी फर्टिलाइज नहीं हुई, मान लीजिए एग फर्टिलाइज नहीं हुई, या फिर मान लीजिए कि रिप्रोडक्शन नहीं हुआ या कॉपुलेशन नहीं हुआ,
स्पर्म नहीं आई तो ओवरी फॉलिकल में डेवलप करेगी, ओव्यूलेशन होगा। फिर मतलब फॉलिकल का डेवलपमेंट आप समझ रहे हो, ओवरी में जब ओवम का डेवलपमेंट होता है तो उसी में फॉलिकल सेल्स होती हैं, फॉलिकल सेल के अंदर ही ओवम का डेवलपमेंट होता है। तो फॉलिकल सेल का डेवलपमेंट मतलब ओवम का डेवलपमेंट, और जब ओवम डेवलप हो जाती है तो फिर 14 दिन बाद जो है वो 28 दिनों की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, 14 दिन बाद ओव्यूलेशन हो जाता है। ओव्यूलेशन होने के बाद वो वेट करती है फैलोपियन ट्यूब में, अगर कोई नहीं आता है तो फिर यूट्रस से सर्विक्स के रास्ते वेजाइना से होते हुए बाहर हो जाती है। तो ये चीज़ आपको समझनी रहेगी स्ट्रक्चर वाइज। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ दैट, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम बेटा, इसको हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। तो इसको आइए पहले समझ लेते हैं। ये देखिए, देख लीजिए इस डायग्राम को अच्छी तरीके से, ताकि आपको कभी दिक्कत ना आ जाए। जैसा कि मैंने कहा था कि ये एक टेस्टिस का डायग्राम है, देख रहे हैं। एक टेस्टिस के ल्यूमेन में स्पर्म बनता है। कहाँ बनता है? ल्यूमेन में ढेर सारे स्पर्म बनते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये पूरा, और ये होती है रीड टेस्टिस, और ये होती है आपकी वैस इफ्रेंसिस। क्या होती है? वैस इफ्रेंसिस। और ये एपिडिडाइमिस। तो यहाँ स्पर्म बनता है, फिर इसमें जाता है, फिर इसमें जाता है, और फिर इसमें जाता है। बात समझ में आया कि नहीं है? उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आपके ओवरी है। क्या है? ओवरी। देखो पहले ओवरी ऐसी होती है, फिर देखो ओवरी के ये एग है। क्या है? प्राइमरी फॉलिकल है, जिसके अंदर एग का डेवलपमेंट होगा, जिसके अंदर एग का डेवलपमेंट होगा। अब देखिए धीरे धीरे एग का डेवलपमेंट हुआ। जब एग डेवलप हो गई 14 दिनों बाद, तो 14 दिनों बाद एग रिलीज हो जाएगी, और ये कहाँ जाएगी? फैलोपियन ट्यूब में, और बाकी बचा हुआ चीज़ बना लेगा कार्पस ल्यूटियम। तो देखिए यहाँ पे यही चीज़ है, ये देखिए एग का डेवलपमेंट हुआ, हो रहा है, एग का डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट जब पूरा हो गया तो एग रिलीज हो गई, और एग आ गई फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म ने इसको क्या कर दिया? हिट कर दिया। हिट करने के बाद ये जाइगोट बना लिए। क्या बना लिए? जाइगोट। और जाइगोट के बाद धीरे 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 ये डेवलप करके चले गए यूट्रस में, जहाँ पे क्या बनाएंगे? बेबी बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत सिंपली आपको समझना है। जब जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट के बाद एम्ब्रियो जो बनता है, पहले 2 सेल बनेंगी, फिर 4 सेल बनेंगी, फिर मॉरुला बनेगा, फिर गैस्ट्रुला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, फिर गैस्ट्रुला बनेगा। तो ये स्टेप आपको याद रखना है। और जब जाइगोट बन जाता है, जाइगोट बनने के बाद अगर कोई पूछे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ होता है, गैस्ट्रुला ब्लास्टुला, तो आप बताएंगे वो होता है यूट्रस में। कहाँ होता है? यूट्रस में। और याद रखिएगा यूट्रस में कभी भी ओवम और स्पर्म फर्टिलाइज नहीं हो सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया चीज़ है, स्पर्म एंटर इनसाइड द वेजाइना बाय प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन। सबसे पहले क्या काम करेगी? स्पर्म जो है कॉपुलेशन के टाइम पे वेजाइना से अंदर जाएगी, सर्विक्स से होते हुए यूट्रस में पहुँचेगी, फिर फैलोपियन ट्यूब में पहुँचेगी, जहाँ पे ओवम उसका वेट कर रही होगी। ओवम के कांटेक्ट में आकर के, ओवम के कांटेक्ट में आकर के, ओवम के कांटेक्ट में आकर के जो फैलोपियन ट्यूब है, वो फैलोपियन ट्यूब में ही ओवम रहेगी। ओवम कांटेक्ट में आकर ये उसको फर्टिलाइज करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा जाइगोट में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जाइगोट में। जाइगोट के बाद उसमें एम्ब्रियो बनेगा। क्लीवेज का मतलब जो एक जाइगोट है ना, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब उसके बाद मॉरुला बनेगा, फिर ब्लास्टुला बनेगा, फिर गैस्ट्रुला बनेगा, और फिर बच्चा बनना शुरू होगा। उसके अंदर ऑर्गेन्स बनने शुरू होंगे, और फिर बेबी का बर्थ होगा यूट्रस, फिर सर्विक्स से और वेजाइनस होते हुए बेबी बाहर आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म था ह्यूमन के रिप्रोडक्शन का, इसको आपको कभी भी भूलना नहीं है, ठीक। बात समझ में आ गई क्लियरली? नाउ द नेक्स्ट वन इज़ दैट, जो हमें याद में रखना है वो ये याद में रखना है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। तो थोड़ा सा मेरी बात आप सुन लीजिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ह्यूमन के अंदर सबसे ज़्यादा जो है, या अगर मैं बात करता हूँ हमारे समाज के अंदर, तो हमारे समाज से रिप्रोडक्शन को एक बहुत ही ज़्यादा गुप्त, एक बहुत ज़्यादा छुपा करके, मतलब जिसको बोलते नहीं, बहुत ज़्यादा टैबू टॉपिक माना जाता है। टैबू टॉपिक मतलब एक ऐसे टॉपिक जिनके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते, जानते सब हैं लेकिन बात कोई नहीं करना चाहता, जिसके कारण बहुत सारी ऐसी सेक्सुअल रिलेटेड डिजीज़ हैं जो हमारे समाज में धीरे धीरे बहुत तेज़ी से फैलती जा रही हैं। और ये गंभीर इसलिए हो जाती हैं क्योंकि हम इन बीमारियों के बारे में किसी को बताते नहीं हैं शर्म के मारे, और जिसके कारण यही जो बीमारियां होती हैं, जब ये भयानक रूप ले लेती हैं तो ये आपको बड़ी मुश्किल में डाल सकती हैं। इसीलिए हमें क्या करना है कि लोगों को एजुकेट करना है। नंबर 1 ये बड़ी प्रॉब्लम है। नंबर दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है
बर्थ कंट्रोल। इंडिया की पॉपुलेशंस लगातार बैक टू बैक बढ़ रही है। लगातार पॉपुलेशन बढ़ने के कारण हो ऐसा रहा है, या फिर इस तरीके की चीज़ें हम लोग देख रहे हैं कि पॉपुलेशन जैसे जैसे लगातार बढ़ रही है, रिसोर्सेज की कमी हो रही है, लोगों में गरीबी बढ़ रही है, भाई जगह की कमी हो रही है। मतलब आपको पता है पॉपुलेशन ग्रोथ हमारे देश की एक सबसे बड़ी कमी है। उसको कंट्रोल करने के लिए भी हमें इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो आपको पता होगा कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको बच्चा ना होने के कारण प्रताड़ित किया जाता है, या फिर लड़की होने के कारण लड़कियों को मार दिया जाता है। इस चैप्टर से हम इस बारे में लोगों को बता सकते हैं कि भैया लड़की होना या लड़का होना ये किसी के हाथ में नहीं होता है। तो इसके लिए आपको किसी विमेन वगैरह को ब्लेम नहीं करना चाहिए। साथ में अगर कोई विमेन ऐसी है जो बच्चे नहीं दे सकती है, तो याद रखिएगा वो मेल में भी कमी हो सकती है और फीमेल में भी कमी हो सकती है। अगर हम ऐसा मेंटेन कर लेंगे तो कभी मेल फीमेल को नहीं बोलेगा और फीमेल मेल को नहीं, तो इस तरीके से इक्वालिटी आ जाएगी। बट व्हाट इज़ द बेसिक थिंग जो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, तो इस चैप्टर में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। नंबर वन, पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करना है। तो ध्यान रखिए कि मार्केट के अंदर कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव हैं। क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव? मतलब जो प्रेगनेंसी को कंट्रोल करेंगे, ठीक है, जो प्रेगनेंसी को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। देखिए कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसे होते हैं जो बैरियर होते हैं। बैरियर मतलब जो स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब, आपको पता है कि एक बार बताइए फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है। फैलोपियन ट्यूब में ओवम बेचारी वेट कर रही स्पर्म का, है ना। तो तुम्हें क्या काम करना है कि उसी फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने से स्पर्म को रोकना है। तुम कॉपुलेशन करो, तुम सेक्सुअल इंटरकोर्स करो, कोई दिक्कत नहीं है, जो करना है करो, बस याद रखो कि स्पर्म ओवम तक ना पहुंचने पाए। इसके लिए उसको रोकने के लिए हम लोग बैरियर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में बहुत सारे बैरियर मेथड है, बट मेल कॉन्डम और फीमेल कॉन्डम बहुत कॉमन है। मेल कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम और कॉपर टी, ये तीन आपके एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर हैं। बाकी डायफ्राम, सर्वाइकल कैप के बारे में भी मैंने बताया हुआ है, तो ज़्यादा जानना चाहते हैं तो बहुत सारे वीडियोस आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। बट मेल कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम्स का इस्तेमाल करते हैं। कंडोम इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमें बहुत डेडली डिजीज़ HIV और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ से भी बचाता है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा बैरियर होता है जो पूरी स्किन पे मौजूद होता है, पूरे स्किन पे चढ़ा हुआ होता है, जिससे कि हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय सेक्सुअल पार्ट कांटेक्ट में नहीं आते। तो ये बीमारी से भी बचाता है, साथ में पॉपुलेशन को कंट्रोल भी करता है। और ये ईजिली तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकता है। बट कॉपर टी की बात करूँ तो वो डॉक्टर की सलाह से ही यूज़ में लाए जाते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो आप खा करके भी जो है वो प्रेगनेंसी से बच सकते हो। जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में सहेली, क्या बताया मैंने, सहेली, अनवांटेड 72 है और वेजाइनल रिंग है, बहुत सारे अदर भी हैं जिनको यूज़ करके आप जो है प्रेगनेंसी से बच सकते हो। जैसे अभी कुछ प्रेगनेंसी की तो ऐसी आ गई कि यहाँ पे पैचेस लगा लीजिए तो भी प्रेगनेंसी रुक जा रही है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी हैं। जो आपकी बुक में प्रेगनेंसी के लिए एक परमानेंट मेथड है, परमानेंट मेथड होता है वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी क्या होता है? ट्यूबेक्टोमी जो होता है वो फीमेल में होता है, जिसमें इसकी फैलोपियन ट्यूब को हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं। फैलोपियन ट्यूब को काट देंगे तो ओवम से जो एग रिलीज़ होगा वो कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा और स्पर्म कभी तक ओवम तक नहीं पहुँच पाएगा। तो इसलिए फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बच्चे बनने का सवाल नहीं उठता है। तो जब हम फैलोपियन ट्यूब को कट करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्यूबेक्टोमी। और जब हम मेल के वैस डिफरेंस को कट कर देंगे तो टेस्टिस में कितना भी स्पर्म बने लेकिन वो ट्रैवल करके प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ या यूरेथ्रा तक नहीं पहुँचेगा। तो इस तरीके से जब हम लोग वैसा डिफरेंसेस को कट करते हैं तो वैसेक्टोमी कहते हैं, और जब आपके फैलोपियन ट्यूब को कट करते हैं तो ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ये परमानेंट मेथड है, सर्जिकल मेथड है, इसके लिए एक छोटा ऑपरेशन होता है और उसके बाद काम ख़त्म हो जाता है। फिर आप जो है हमेशा के लिए जो है वो मतलब कि पॉपुलेशन कंट्रोल में साथ रहेंगे। अगर मैं डिजीज़ की बात करूं तो कुछ कॉमन डिजीज़ हैं जो बहुत तेज़ी से फैलती हैं सेक्सुअली। वो डिजीज़ के नाम है, याद कर लीजिए, पूरे नहीं याद करना है। गोनेरिया, क्लेमाइडिया, सिफिलिस, ये बैक्टीरिया से फैलने वाली डिजीज़ हैं। वायरस में आपको पता है कि भाई आप HIV का नाम तो कभी मत भूलिएगा। हेपेटाइटिस B वायरस बहुत ज़्यादा कॉमन है, जेनाइटल वॉर्ट्स और पेपिलोमा वायरस बहुत कॉमन है, हर्पिस वायरस बहुत कॉमन है। तो ये तीन नाम याद रखिएगा।
पैरासाइट की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर आपको प्रोटोजोआ ट्राइकोमोनियोसिस, और फंगस में अगर मैं बात करता हूँ तो ट्राइकोडर्मा, जो दांत खाद खुजली होती है वो लाता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में लोगों को बताइए। और नंबर दूसरी बात, इसमें और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई फीमेल है या फिर कोई मेल है, उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं या उनके गैमेट्स प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम है, तो आईवीएफ सेंटर होती हैं जो प्रेगनेंसी या इनफर्टाइल पीपल को भी फर्टाइल कर सकते हैं। तो इसके लिए आईवीएफ इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे बहुत सारी टेक्निक है, जैसे कि मैंने आपको बताया जिफ्ट, क्या टेक्निक है, जिफ्ट, मेसाब जैसी टेक्निक है जिनसे, और आईवीएफ जैसी टेक्निक है जिनसे हम बच्चों को दोबारा पा सकते हैं। ठीक है। और अगर आप जो है, कई लोग सैरोगेसी का भी काम कराते हैं। सैरोगेसी मतलब क्या काम करते हैं कि जो बच्चे नहीं पैदा, मतलब बच्चे के अंदर उनका डीएनए रहे, उनका गैमेट तो रहे लेकिन कोख दूसरी रहे, तो इसके लिए वो माँ को दूसरे की कोख को, मतलब कि दूसरे की यूट्रस को भी उधार ले लेते हैं, जिसे हम सैरोगेसी कहते हैं। तो ये इस चैप्टर का कंप्लीट कंक्लूजन था। उम्मीद है रिप्रोडक्शन का ये चैप्टर आपको पूरा समझ में आया होगा। बार बार देख लीजिएगा। थोड़ा सा ज़्यादा जानना चाहते हैं तो और भी सारे वीडियोज़ हैं यूट्यूब चैनल पे, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।